हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवोल्यूशन। बच्चों, आज बायोवोल्यूशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है? बोर्ड बूस्टर के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। 10th का बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो उसका बायोलॉजी का पेपर अभी बाकी है। तो बच्चों को बायोलॉजी के लिए कुछ बूस्टर चाहिए। तो बूस्टर के लिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सारे चैप्टर डे बाय डे करते रहेंगे ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। बहुत तेजी से करेंगे चैप्टर ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। ठीक है, तो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं आइए देख लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें है क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद आपको मिलेगा इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिर आपको मिलेगा नर्वस सिस्टम, फिर आपको मिलेगा इसी में आपको सेंस ऑर्गन भी मिल जाएगा। सेंस ऑर्गन जिसमें आपका दो है, आई और ईयर। नेक्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम, और फिफ्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे चैप्टर्स फिजियोलॉजी के ये एक साथ कंप्लीट कराने में बहुत बर्डन हो जाएगा। तो हम छोटी छोटी क्लिपिंग में, मतलब 20 से 25 मिनट का छोटा छोटा वीडियोस बना के आप लोगों को इसको जो है प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग रिवीजन भी इजीली कर सके। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आप सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को एंड करने की। 60-70% तो एंड कर ही देंगे आज। तो हटा देते हैं इसको, शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेशन से बच्चों दिमाग में क्या चीज आती है? ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड हैं जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जैसे लिम्फ भी सर्कुलेट करता है, टिश्यू फ्लूइड भी सर्कुलेट करता है। तो मेनली हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात करेंगे, लिम्फ की भी बात करेंगे, लेकिन ब्लड की यहां पे बात करेंगे। तो बॉडी में ब्लड मूव करता है किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है। ठीक है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड टाइप, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब ब्लड मूव करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा, मतलब पूरी बॉडी में फैला नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में या लोअर एनिमल्स में देखने को मिलेगा आपको। ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी और कैपिलरीज आएंगी। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, वो चैप्टर्स में आपको बताएंगे। अभी सब कुछ आपको रिवाइज कराना है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए आप ब्लड किस में मूव करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है। आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू मूव करता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टाइप होते हैं ब्लड के? तो ब्लड, तो मेनली ब्लड देखिए, हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड में होता क्या क्या है? ब्लड में आपके होता है ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा, या सिर्फ प्लाज्मा बोल सकते हैं आप इसको, प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। अब ब्लड सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ब्लड सेल्स में आपका आता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इनका नाम है ल्यूकोसाइट।
रेटिकुलोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा आपका 55% होता है, ये आपका होता है 45%, दोनों मिला के कितना हो गया 100%। अब प्लाज्मा में आपका क्या क्या होता है, प्लाज्मा में आपके होगा आपका वाटर होगा, सॉल्ट्स होंगे, ग्लूकोज होगा और सम पार्टिकल्स, सम आयंस, बहुत सारी चीजें आपके ब्लड में मिक्स होती हैं, सब डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझिए आप, ठीक है। तो 4 से 5 लीटर आपका ब्लड होता है बॉडी में। ब्लड सेल्स क्या क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल 45%। प्लाज्मा में वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, सम पार्टिकल्स, ये सब मिक्स होते हैं, ये सब सारा आपस में मिक्स होता है, तो कंपोजिट फॉर्म में इसको बोल देते हैं ब्लड। तो ब्लड और रेड कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। चलिए अब एक एक की बात कर लेते हैं। आरबीसीज, आरबीसीज क्या होता है, आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसल्स, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स बता ही दिया था अभी। आरबीसीज 50 to 55 मिलियंस क्यूबिक सीसी के करीब होते हैं, ठीक है। ये 50 to 55 मिलियन, सॉरी 55 मिलियन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम आरबीसीज होती हैं सारी सेल्स में। मैक्सिमम कौन सी होती हैं, आरबीसीज होती हैं। आरबीसी में होता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कि इसी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन को आप फर्दर अगर ब्रेक डाउन कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम क्या है, आयरन कंटेनिंग है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, लंग्स से, लंग्स के एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन या कोई गैस पैकेट के फॉर्म में यहां लगी हुई होती है, वहां से कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आना। मतलब कैपिलरीज लगी होंगी तो कैपिलरीज, जाहिर सी बात है, आर्टरी का टीनी फॉर्म है, आर्टरी का टीनी फॉर्म क्या है, कैपिलरीज है। अच्छा यहां एक बात क्लियर कर देते हैं, आर्टरीज और वेन्स ये बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, ये कभी भी किसी भी वाइटल ऑर्गन्स में एंट्री नहीं करती डायरेक्टली, ये कैपिलरीज के फॉर्म में एंट्री करती हैं। कैपिलरीज, कैपिलरीज बहुत ही थिन लेयर होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इजीली किसी भी वाइटल ऑर्गन्स में एंट्री कर जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लंग्स में भी एंट्री करेंगी, और लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आएंगे, आर्टरीज को दे देंगी। तो ये जो कैरी कर रहा है ब्लड के अंदर से कोई चीज, कौन सी चीज है, वो हीमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी में होती है, वो कैरी करके लेके आएगी ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसका, हीमोग्लोबिन का है। और आरबीसी का काम क्या है, एक तो हीमोग्लोबिन है, इस वजह से रेड कलर दे रहा है, ये रेड कलर ब्लड का किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, इसलिए आरबीसी को भी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड कलर ऑफ ब्लड, इसके लिए जिम्मेदार है ये। और आरबीसी के बारे में और चीज समझ लीजिए, 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन कितना होगा, 120 डेज। उसके बाद क्या करेंगे ये, उसके बाद ये लीवर एंड स्प्लीन, 120 डेज का लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है। उसके बाद ये लीवर और स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। और न्यू आरबीसीज कहां बनती हैं, न्यू आरबीसीज बनती हैं आपकी बोन मैरो में। अब आप पूछेंगे बोन मैरो कहां होता है, तो बोन मैरो बेटा वहां होता है जहां पे लॉन्ग बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स का जो एंड पोर्शन होता है, वहां पे आपका बोन मैरो प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फीमर हो गया, तो फीमर का जो एंड पोर्शन होगा उसको आप कट करेंगे तो एक आपको रेड कलर का जालीदार पोर्शन दिखेगा, उसको बोलते हैं बोन मैरो। वहां पे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स
मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। तो ये होगी आरबीसी की बात। रेड कलर देता है 50 टू 55 मिलियन से करीब होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। हीमोग्लोबिन इसमें होता है, हीम प्लस ग्लोबिन पिगमेंट। हीम क्या है, आयरन पिगमेंट है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। दोनों को मिक्स करने से हीमोग्लोबिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या, ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से और हार्ट में लेके आना, फिर पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू मूव कराना, ये काम हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। अब आरबीसी के बारे में और कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। आरबीसी सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। आरबीसी मैच्योर जब होती है, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगी, ये सब सेल्स में होती हैं, ये सब एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, अभी आपको बताया, ऑक्सीजन को कैरी करके ले आना। और आरबीसी का जो अंदर का जो पोर्शन होता है वो बाइकॉन्केव होता है, हॉलो पोर्शन होता है, अंदर गड्ढा होता है, ताकि इजीली ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सारे ऑर्गन्स नहीं होंगे, क्योंकि फिर अंदर एम्प्टी पोर्शन रह नहीं जाएगा ना, तो ऑक्सीजन को कैरी कैसे करेंगे। तो बाइकॉन्केव होता है। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो कोई पूछे आपके कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप बोलेंगे कि मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम 4 to 7 डेज के करीब होता है। इसका भी वही हाल होता है, लीवर से स्प्लीन में चली जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बोन मैरो में बनती हैं, सेम एज इट इज आरबीसी वाला सिस्टम। लेकिन इसका क्या होता है, ये सोल्जर ऑफ द बॉडी है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। और इसमें एक सेल नहीं होती, इसमें 5 सेल होते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट से। ग्रेनुलोसाइट से, ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जो सेल के अंदर छोटे छोटे टिनी पोर्शंस होते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर से जो टिनी पोर्शन है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में सेल के अंदर है, तो इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ऐसा ग्रेनुलोसाइट वाली सेल्स में होता है। इसमें होता कौन कौन सा है, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और आपका न्यूट्रोफिल्स, मैक्सिमम यही होती हैं, ठीक है। ये कोई 2%, कोई 5% इस तरीके से होती है। डेटा बुक में आपको दिया हुआ, याद कर लीजिएगा। सबका काम दिया हुआ है, किसी का काम है जर्म्स को जो है एंगल्फ करना, किसी का काम एलर्जन का है, किसी का काम जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का है। तो अब इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, इन सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में 2 होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। अगर आप जरा सा भी बायोलॉजी पहले पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज जानते हैं आप लोग? नहीं। बॉडी में कोई भी पैथोजन अगर एंट्री कर जाता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन के अगेंस्ट पैथोजन का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में आके बॉडी को प्रॉब्लम कर रहा है, डिजीज कॉज कर दे रहा है, तो उसको बोला है पैथोजन। तो पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी अगर लड़ रही है तो किस चीज से लड़ रही है, लिम्फोसाइट आपके जो है या इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज बनाता है एंटीजन के अगेंस्ट। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इनेमी काम करते हैं, बॉडी में बनते हैं। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम आपको कौन सी सेल करेंगी, लिम्फोसाइट करेंगी, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल होती है, बिगेस्ट सेल। नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इन सबका काम देख लीजिएगा, सबका फंक्शन देख लीजिएगा, सबका लाइफ स्पैन देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग का। अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? विटामिन के भी यूज होता है, कैल्शियम आयन भी यूज होता है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए पूरा जो सिस्टम है वो बता देंगे हम, ब्लड कोगुलेशन वाला टॉपिक, ब्लड कोगुलेशन वाला बता देंगे। ठीक है, अब ये आपका जो नंबर होता है 1.5 लाख टू 4 लाख के करीब होता है नंबर इसका। ठीक है, और ये भी स्प्लीन एंड लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बनती कहाँ है? बोन मैरो में बन जाती हैं। ये भी बोन मैरो में बनती हैं। ब्लड क्लॉटिंग इनका काम है। इनकी अगर कमी हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा डेंगू के मरीज को ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपको प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होगी, फिर आपकी डेथ भी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो फिर आपको जो है प्लेटलेट्स अलग से जो है मतलब ब्लड के फॉर्म में चढ़वानी पड़ती है। ठीक है, तो मेनली प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? कहीं भी आपके वाउंड हो गया, चोट लग गई तो ब्लड क्लॉट होगा। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट में क्या होता है आपका, या अभी इसको रुक जाते हैं, अभी लास्ट में इसको करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आपको बची रहेगी, बता देंगे बाद में। आपका देखिए एक चीज और बता देते हैं यहां पर आपको, ब्लड को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे, या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो आपके ब्लड में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये आपकी सेल्स हैं, प्लस प्लाज्मा भी है। तो सेल्स का ग्रुप तो मौजूद है ना आपके पास, और एक तरह का फ्लूइड भी मौजूद है। तो ये सारा मिक्सचर है। तो अगर कहीं भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो इसका मतलब टिश्यू हो गया, और फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइडल फॉर्म में है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ये तो फ्लूइड फॉर्म में है, तो इसमें कई सारी सेल्स मौजूद होती हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में 5 सेल्स होती हैं, तो 5 सेल्स तो यही हो गई, 6 7 इतनी सारी सेल्स हो गई। तो अब आप ढेर सारी सेल्स मौजूद हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स और ब्लड सेल्स हैं सारी, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट आपका होता है 4 चैम्बर्ड। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बना है, समझने के लिए बना दिया है, समझ लीजिएगा। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। ये आपका कार्डियक साइकिल। ठीक है, ये आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं। तो होता ये है, बॉडी के टिश्यू से जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारा इम्प्योर ब्लड बॉडी के टिश्यूज से, पूरी बॉडी से लेके राइट ऑरिकल में चली जाती है। कौन सा ब्लड लेके आती है? इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड।
ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो बॉडी में यूज हो चुका होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारा ब्लड बॉडी का लेके आ गई यहां पर राइट ऑरिकल में, ये ऐसे नोड होता है सिनो आर्टेरियल नोड, ये पेसमेकर की तरह का, इनिशिएशन ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट, दिस इज कॉल्ड एसए नोड, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है, इनिशिएट होता है, ठीक है, बताएंगे नर्वस सिस्टम में। तो यहां से ब्लड एंट्री करेगा वॉल्व में, नीचे एंट्री करेगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में चला गया तो इसको क्या होना है, प्योर होना है। तो कैसे प्योर होगा, यहां से ये मूव करेगा ऐसे, यहां पे आपका लगा हुआ है लंग्स, और एक लंग्स इधर लगा हुआ, लंग्स पेयर्ड होते हैं ना, एक लंग्स इधर लगा हुआ। अब लंग्स में क्या होता है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, तो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से यहां पर सेमी लूनर वॉल्व लगे होते हैं, बताएंगे आप। सेमी लूनर वॉल्व पहले आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व से एंट्री करेगा, वॉल्व नीचे उतरा, ब्लड नीचे उतरा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि बंद हो जाते हैं, फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल से सेमी लूनर वॉल्व के थ्रू चला गया कहां, लंग्स में, लंग्स में चला गया। उसके बाद लंग्स में किसके थ्रू गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, क्योंकि ये आर्टरी एक्सेप्शन है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किससे, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ये भी पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी ये भी होगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां भी जाएगा। अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर यहां से मूव करेगा यहां पर राइट ऑरिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, और इधर से भी मूव करेगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब दोनों मूव करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री कर जाएगा नीचे की तरफ, यहां पर क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा, फिर यहां से ये बीच में आपका सेमी लूनर वॉल्व मिलेगा, उसको क्रॉस करते हुए ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के टिश्यूज में, ये ऑर्टा है लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है, ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी पूरी बॉडी में। तो ये आपका पूरा क्या है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के थ्रू पूरी बॉडी का ब्लड पंप हो जाता है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से बैक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और टॉपिक है इसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर, और आपका ये छूट गया है, ब्लड क्लॉटिंग छूट गई है, उसको देख लेंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन बता देंगे, हालांकि कार्डियक साइकिल से रिलेटेड डबल सर्कुलेशन देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा बहुत स्प्लीन के बारे में देखेंगे, जो भी छूटा होगा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो भी चीजें आपको समझ में ना आई हो कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे आपको, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, आपका ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।